कहानी की शुरुआत में हम एक आदिवासी कबीले को देखते हैं जो एक जानवर का शिकार कर रहा था। उसे मारने के बाद सबने अपनी अपनी पसंद का मांस का टुकड़ा ले लिया, पर उनमें से एक आदमी को मुखिया के बेटे ने उस जानवर के टेस्टिकल्स दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बाप नहीं बन पा रहा था और इसे खाने से वो ढेर सारे बच्चे कर पाता। बेंजी ने पूछा उसे कब तक खाना होगा, जिस पर माइलो ने कहा कि मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था और मेरी 8 बहनें और एक भाई हैं, तो तुम भी उतनी ही बार खाओ। कबीले के मुखिया ने भी सर हिलाकर इशारा किया कि हाँ वो सच कह रहा है। बेंजी उस जानवर के टेस्टिकल्स खा तो लेता है, लेकिन उसने तुरंत उल्टी कर दी, जिसे देखकर सभी लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। अपना मजाक बनता देख बेंजी गुस्से में उसे पीटने लगता है, पर मुखिया ने उसे रोक लिया और उसे अपने साथ एक किनारे ले गया। थेरोन ने पूछा, तुम इन लोगों को अपना मजाक क्यों बनाने देते हो? ताकतवर बनो और खुद पर गर्व करो। आखिर में उसने बेंजी को एक फूल का पत्ता दिया और कहा, ये बहुत कमाल की चीज है, इससे तुम अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हो। बेंजी फटाफट उसे खाने लगा, पर थेरोन ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे खाना नहीं है, इसे नीचे लगाना है और फिर अपनी पत्नी के साथ संभोग करोगे तो वो जरूर माँ बन जाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि ये मूवी कई देशों में बैन है। पूरी फिल्म में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो किसी को समझ नहीं आती, पर फिर भी इसकी कहानी इतनी अच्छी है कि इसे दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको भी समझ आ जाएगा कि इस मूवी को बैन करना क्यों जरूरी था। वो मांस की छटाई कर ही रहते कि तभी माइलो ने झाड़ियों में किसी की आहट सुनी। कुछ लोग उनके सामने आए जो उनके कबीले के नहीं थे। माइलो हमले के लिए हथियार निकालने ही वाला था, पर थेरोन ने उसे रोक लिया। उनमें से एक आदमी ने बताया कि उनका कबीला नष्ट हो चुका है, इसलिए हम रहने के लिए नई जगह ढूंढ रहे हैं। वो अपने लोगों को इस रास्ते ले जाने की अनुमति मांगता है, जिसके बदले वो अपने शिकार की गई मछलियों में से कुछ मछलियां भेंट के रूप में उन्हें दे देते हैं। देखते ही देखते पूरा कबीला उनके सामने आ गया। माइलो ने देखा कि उन्हें बहुत चोट लगी थी। वो जानना चाहता था कि उनके कबीले के साथ क्या हुआ था, पर थेरोन ने उसे रोक लिया। उसने कहा, आज जो हमने देखा उसके बारे में कबीले वालों को मत बताना। अपने बेटे को परेशान देख थेरोन ने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि माइलो इस बात को लेकर बहुत चिंता में था कि उनके कबीले के साथ क्या हुआ होगा। थेरोन ने कहा, जानते हो मैंने उनकी आंखों में क्या देखा? मैंने देखा उनके अंदर डर। वो सब बहुत डरे हुए थे और डर हमें खोखला कर देता है, हमारे मन की शांति छीन लेता है, जैसा कि अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम डर में जियो और ना ही हमारे कबीले वाले, इसलिए खुद को संभालो। वो लोग जैसे ही गांव में आते हैं एक औरत बेंजी के ऊपर चिल्लाने लगती है। दरअसल ये उसकी सास थी, जो अक्सर बेंजी को नामर्द कहकर पूरे गांव वालों के सामने उसका मजाक बनाती थी। उसने कहा, मुझे एक बच्चा चाहिए, वरना तेरी जगह किसी और को ले आऊंगी। अब मेरी बेटी के साथ अंदर जाओ और तभी बाहर निकलना जब तुम्हारा बच्चा हो जाए। आप सभी को याद होगा कि थेरोन ने बेंजी को एक पत्ता दिया था, जिसे उसने कहा था कि इसे अपने नीचे लगा लेना, जिससे बच्चे हो जाएंगे। पर बेंजी जैसे ही उसे लगाकर अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होने जाता है, उसे बहुत जलन होने लगती है, क्योंकि वो कोई दवा नहीं बल्कि मिर्ची का पत्ता था। बेंजी पानी में बैठकर अपनी जलन को शांत करता है, पर उसे ऐसा करते देख उनका पूरा कबीला जोर जोर से हंसने लगता है। बेंजी भी कुछ देर बाद दर्द में ही सही पर वो भी हंसने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो किसी की बात को दिल पर नहीं लेता था। वहीं दूसरी तरफ माइलो अपनी पत्नी लीना के पास जाता है, जो पेट से थी और उनका एक बेटा भी था। उस रात उनका पूरा कबीला जश्न मनाता है और नाश्ता गाता है, पर माइलो अभी ये सोचकर परेशान था कि उन कबीले वालों के साथ क्या हुआ होगा। अगली सुबह माइलो उस आदमी को अपने सपनों में देखता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वहीं दूसरी ओर हम एक पूरे के पूरे कबीले को देखते हैं जो उनके जंगलों में घुस आया था। वो एक कुत्ते की आवाज का पीछा करते हैं जो माइलो के गांव में भौंक रहा था। जल्द ही उसकी आवाज आना बंद हो गई, जिससे माइलो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता उनके ऊपर हमला हो जाता है। इन घुसपैठियों ने उनके घर जला डाले और आदमियों को बंदी बना लिया। माइलो तुरंत अपने परिवार को लेकर एक कुएं की ओर भागा और उन्हें रस्सी की मदद से धीरे धीरे नीचे उतारने लगा। वहीं दूसरी ओर वो हमलावर बच्चे, बूढ़े, औरतें किसी को भी नहीं बख्शते। उनमें से एक माइलो को देख लेता है। वो तुरंत उसे मारने के लिए दौड़ा, पर माइलो किसी तरह रस्सी को संभालते हुए उसे मार देता है। लीना उसे वापस जाने से मना करती है, पर गांव वालों को उसकी जरूरत थी। वो वादा करता है कि वो वापस आएगा और फिर रस्सी बांधकर सीधा उनकी मदद के लिए भागता है। घुसपैठियों ने कबीले के मुखिया को बंदी बना लिया था। माइलो ने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर वो अकेला उनके सामने क्या ही कर पाता। आखिर में वो भी पकड़ा गया। एक आदमी जिस पर माइलो ने हमला किया था, वो गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि तभी रोनन ने उसे रोक लिया और कहा कि इसे मत मारो, हमें इसकी जरूरत है। बदले में रोनन ने उसे माइलो के पिता को मारने को कहा। वो घुसपैठिए थेरोन को पकड़कर उसके बेटे के सामने ही उसका गला काटकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद रेज ने माइलो को मारकर बेहोश कर दिया और जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उन्होंने पूरे कबीले को जला डाला, औरतों का बलात्कार किया, जिसमें दुर्भाग्यवश बेंजी की पत्नी भी शामिल थी। माइलो बार बार कुएं की ओर देख रहा था
और ऐसा करते हुए रोनन के बेटे ने उसे नोटिस कर लिया। वो तुरंत उस कुएं के पास गया और नीचे झांकने लगा, पर लीना अपने बेटे के साथ अंदर बनी एक छोटी सी गुफा में छुप गई थी। मुखिया के बेटे ने नीचे एक बड़ा सा पत्थर फेंका जो सीधा उनके बेटे के पैर में जा लगा, पर उसने आवाज नहीं की। जब उसने देखा कि एक रस्सी नीचे की ओर जा रही है तो उसने वो रस्सी भी काट दी। माइलो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सका। रस्सी नीचे गिर गई और बचे हुए गांव वालों को बंदी बनाकर वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। उन्होंने बच्चों को नहीं मारा, क्योंकि वैसे भी वो इन जंगलों में अपने आप सरवाइव नहीं कर पाते। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो रास्ते में माइलो फिर से उन कबीले वालों से मिला जो उन्हें कल मिले थे। उन घुसपैठियों ने उन्हें भी बंदी बना लिया था। चलते चलते एक आदमी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके गले में रस्सी कुछ ज्यादा ही जोर से बांध दी गई थी। माइलो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर रेज ने उसे रोक लिया। घायल होने के बावजूद उसने उस बेचारे को चलते रहने के लिए मजबूर किया और उसे जबरदस्ती तेज बहाव वाली नदी पार करवाई गई। वहीं दूसरी ओर हम लीना को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ उस कुएं में फंसी हुई थी। उसने कुछ जंगली चींटियों की मदद से उसके घावों पर टांके लगाए और पीने के लिए बूंद बूंद पानी इकट्ठा किया, इस उम्मीद में कि माइलो उन्हें बचाने आएगा। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि माइलो उससे कितनी दूर जा चुका है। एक पहाड़ को पार करते वक्त उस आदमी का पैर फिसल जाता है और सबके सब नीचे गिरने लगते हैं। बजाय कि उनकी मदद करने के रेज उन्हें तड़पते हुए देखता है। उस आदमी के गले में फंसी रस्सी और टाइट हो गई, जिससे उसमें अब बस आधी ही जान बची हुई थी। रेज ने उसकी रस्सी खोली और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। जब रोनन को पता चला कि उसने एक को मार दिया तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने पूछा, तूने किससे पूछकर ये किया? रोनन एक बेरहम मुखिया था। अगर कोई उसके आदेश का पालन नहीं करता था तो वो उसे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता था, पर किसी में भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। रोनन अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने आज अच्छा काम किया। इनाम के तौर पर उसने अपने बेटे को खंजर दिया और कहा कि इससे मैंने कई लोगों के खून बहाए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम भी अपने हाथ खून से लाल करो। बेंजी अपनी पत्नी को याद करके खुद को कोसता है कि वो उस बेचारी को नहीं बचा पाया, पर उसने फैसला कर लिया था कि अगर उसे मौका मिला तो वो अपनी जान देकर भी इन लोगों से बदला लेगा। अगले दिन उन सभी को आगे ले जाया गया। पहली बार वो जंगल के बाहर आए थे और उन्होंने जो देखा वो सच में बहुत भयानक था। रास्ते में उन्हें मक्के के खेत दिखाई दिए जो सूखे की वजह से नष्ट हो गए थे। वहाँ एक लड़की अपनी माँ की लाश के सामने बैठी रो रही थी। हम उसके चेहरे पर कुछ निशान देख सकते हैं जो एक जानलेवा बीमारी की वजह से पनपे थे। उस बेचारी ने उनसे मदद मांगी, पर मदद करना तो दूर, उन लोगों ने बीमारी फैलने के डर से उसे अपने पास तक नहीं आने दिया। अपनी माँ की तरह ही वो संक्रमित लड़की भी कुछ ही दिनों में मर जाएगी। पर जब वो लोग उसे डंडे से मारते हैं तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है और वो अपने मुंह से अजीब अजीब शब्द बोलने लगती है। उसने भविष्यवाणी की कि उनकी सभ्यता का अंत नजदीक है। जल्द ही कोई आएगा जो तुम्हें तुम्हारे कबीले से दूर ले जाएगा। इसके बाद वो एक पत्थर की खदान से गुजरते हैं जहाँ लोगों को बंदी बनाकर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। कुछ की तो हालत बहुत खराब थी, मुंह से खून बह रहा था, पर फिर भी वो काम कर रहे थे। आगे वो एक गांव से गुजरे जहाँ भूखमरी फैल चुकी थी। लोग मर रहे थे, 2 टुकड़े निवाले के लिए भीख मांग रहे थे, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। आखिर में उन्हें एक बाजार में लाया गया जहाँ कुछ औरतें उन पर नीला रंग लगाती हैं। पता चला कि रोनन इसी तरह लोगों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेचा करता था। उन आदिवासी औरतों की नीलामी की जाती है। अब जो सुंदर लड़कियां थी वो तो बिक गईं, लेकिन बूढ़ी औरतें किसी काम की नहीं थी। एक आदमी ने बेंजी की बूढ़ी सास को बेचने की कोशिश की। उसने कहा ये औरत सुख नहीं दे सकती, पर ये घर के काम कर सकती है, बर्तन धो सकती है। लेकिन जब फिर भी किसी ने उसे नहीं खरीदा तो वो उनके किसी काम की नहीं रही। उन्होंने उस औरत को छोड़ दिया और बिना खाना और पानी के वो कुछ ही दिन में मर जाएगी। वहीं दूसरी ओर उन रंग किए हुए गुलामों को आगे ले जाया गया। हम एक बड़े से पिरामिड जैसी इमारत को देखते हैं जिसकी सीढ़ियां खून से रंगी हुई थी। दरअसल यहाँ के लोग भगवान को खुश करने के लिए जिंदा इंसानों की बलि चढ़ाते थे। हर जगह सिर्फ कटी हुई लाशें पड़ी हुई थी। लोगों की गर्दन को बड़े बड़े बांसों में फंसाकर लटकाया गया था ताकि उनके देवता उन पर कृपा बरसाएं। वैसे हम आपको बता दें कि ये बस कहानी नहीं है। जिस मंदिर में इन लोगों की बलि दी जा रही है वो असली है और पिछले कई 100 सालों से मैक्सिको में आज भी वैसे का वैसा है। अगला नंबर उन लोगों का था। उनमें से एक को पत्थर पर लिटाया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र बोले और उसकी छाती को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने उसका सर काटा और उसे मंदिर के नीचे फेंक दिया। इसी तरह 2 लोगों की बलि देने के बाद अगला नंबर माइलो का था। बेंजी रोते हुए उसे अलविदा कहता है, पर माइलो अपनी मौत से ज्यादा अपने बेटे और अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था जिनसे उसने वापस लौटने का वादा किया था। वो उसकी बलि देने ही वाले थे कि तभी वहाँ सूर्य ग्रहण हो जाता है।
उन्होंने इसे भगवान का इशारा समझा कि वो बलि से संतुष्ट हो चुके हैं, जिसके बाद पुजारी ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें मत मारो वरना अपशगुन होगा। रोनन ने राजा से पूछा कि इन लोगों का क्या किया जाए, जिस पर राजा ने जवाब दिया कि इन्हें मार दो। इसके बाद उन सभी को एक मैदान में लाया गया। रोनन का बेटा हाथ में हथियार लिए मैदान के उस पार खड़ा हो गया, जिसके बाद रेज ने उन बचे हुए लोगों से कहा कि इस मैदान के उस पार एक खेत है, अगर तुम लोगों ने उसे पार कर लिया तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उसने उनके हाथ खोले और उन्हें भागने को कहा। बेंजी और उसके साथ एक और आदमी अपनी पूरी जी जान लगाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर जल्द ही कबीले वालों ने उन पर तीर भालों से हमला शुरू कर दिया। एक भारी भरकम पत्थर उड़ता हुआ एक के सर पर जा लगा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। वहीं बेंजी जो बस मैदान पार करने ही वाला था, उसे भी एक भाला लग जाता है। उसके अंदर थोड़ी बहुत जान अभी भी बची हुई थी, पर तभी रोनन का बेटा जो वहीं खड़ा था उसे मार देता है। अगला नंबर माइलो का था। जैसे ही उन्होंने उसके हाथ खोले, माइलो सीधा भागने की बजाय जिगजैग पैटर्न में भागने लगा। उन्होंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, पर उन पर निशाना लगाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। आखिर में एक भाला उस दूसरे आदमी की खोपड़ी में घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पर माइलो भागते भागते बहुत दूर तक आ गया था। रोनन को डर था कि कहीं वो सच में न भाग जाए, इसलिए इस बार उसने खुद उस पर निशाना साधा और उसे मार गिराया। घायल होने के बाद भी माइलो रेंगता हुआ फील्ड को पार करने की कोशिश कर रहा था। मुखिया का बेटा उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर तभी बेंजी जो अभी तक जिंदा था उसने उसे पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर माइलो ने तीर का नुकीला सिरा निकाला और उसे उसकी गर्दन में दे मारा। रोनन दूर खड़ा अपने बेटे को देख रहा था, पर जब वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया तो सब के सब उसकी मदद के लिए उसकी ओर भागे। माइलो ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल की ओर भागने लगा। आगे चलकर उसे एक गहरा गड्ढा मिला, जिसके अंदर हजारों लाशें पड़ी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि यहाँ से बचकर निकलने वाला वो शायद पहला आदमी था। वहीं दूसरी ओर रोनन जब अपने बेटे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा खून से लथपथ अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसकी मौत ने उसे अंदर से झंझोड़ दिया और अब वो किसी भी हाल में उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो किसी तरह भागते हुए जंगल में आ गया। उसे लगा कि अब वो लोग अपने कहे मुताबिक उसका पीछा नहीं करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और माइलो पर हमला करते रहे। आखिर में उसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया, जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ गया। उसके खून की एक बूंद उनमें से एक के कंधे पर गिर जाती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब माइलो उन्हें नहीं मिलता, तभी रोनन की नजर उस खून की बूंद पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ गया कि वो पेड़ों पर छुपा हुआ है। वहीं दूसरी ओर माइलो जो पहले से बहुत डरा हुआ था, उसके सामने अचानक से एक जगुआर आ जाता है। एक तरफ कबीले वाले उसके खून के प्यासे थे, तो दूसरी ओर वो एक जानवर का शिकार बनने वाला था। रोनन ने जब उसे भागते हुए देखा तो उसके लोगों ने तुरंत उसका पीछा किया, पर उन्हें पता नहीं था कि उसके पीछे एक खूंखार जानवर पड़ा हुआ है। उनमें से एक गलती से उसके सामने आ गया, जिसे उस जगुआर ने बड़ी बेरहमी से मार डाला और माइलो को भागने का एक और मौका मिल गया। हालांकि कबीले वालों ने उस जानवर को भालू से भीत कर मार डाला, पर फिर भी उनमें से एक बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। रोनन ने कहा, ये सब बातें हैं, मैं उसे पकड़ कर रहूंगा, फिर उसकी खाल नोच नोच कर उतारूंगा और उसे जिंदा रखूंगा, ताकि वो खुद देखे कि मैं उसकी खाल पहन रहा हूँ। जल्द ही रात हो जाती है, पर वो लोग उसका पीछा करना नहीं छोड़ते। उन्होंने मशाल जलाई और पूरी रात बिना एक भी सेकंड आराम किए उसकी तलाश जारी रखी। वहीं दूसरी ओर हम लीना को देखते हैं, जिसके ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। यहाँ खतरा बढ़ता ही जा रहा था। अगर वो ज्यादा देर यहाँ रुकते तो उनका मरना तय था। अगली सुबह एक आदमी पेड़ पर नीला रंग देकर समझ जाता है कि वो यहीं आसपास ही कहीं है, पर जब वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तभी उनमें से एक को एक सांप ने डस लिया। उसका बचना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने उसे अपनी नस काटने को कहा ताकि उसे तकलीफ ना हो। वहीं माइलो आखिर में गहरे झरने के पास आ पहुंचा। आगे कोई जमीन नहीं थी, इसलिए अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे कूदना ही पड़ेगा। रोनन को लगा कि वो नहीं कूदेगा, पर माइलो ने छलांग लगाने में एक पल की भी देरी नहीं की। खुशकिस्मती से वो गहरे पानी में गिरा, जिससे उसे चोट नहीं आई और वो सही सलामत पानी से बाहर निकल आया। उसने उन्हें ललकारते हुए कहा कि ये जंगल मेरा है, यहाँ मेरे पिता शिकार किया करते थे, उनके बाद मैं यहाँ शिकार करूंगा और मेरे बाद मेरा होने वाला वंश। अगर अब किसी ने ये सीमा पार की तो वो यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। उसे लगा ये सब कहने से वो डर जाएंगे और शायद वो पीछे भी हट जाते अगर उसने रोनन के बेटे को ना मारा होता। एक आदमी ने कहा, हमारे पहले ही कई लोग मर चुके हैं, हम उसके जंगल में उसे नहीं पकड़ पाएंगे। पर रोनन ने उसी वक्त उसे मार दिया और कहा, सभी अभी के अभी नीचे कूदो। किसी के अंदर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो एक ही करके नीचे कूदने लगे। उनमें से एक का सर पत्थर से टकरा गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। पर बचे हुए लोग माइलो का पीछा करने लगे। माइलो भागते भागते एक दलदल में फंस जाता है। उसके लोगों ने बाहर निकलने के लिए वहाँ एक रस्सी लटका रखी थी, पर वो भी टूट जाती है।
किसी तरह उसने खुद को वहाँ से बाहर निकाला और वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आई। उन्होंने कहा था, डर को अपने अंदर मत आने दो, ये तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। ये जंगल उसका था, उसे यहाँ के पत्ते पत्ते की जानकारी थी। रोनन के लोग जैसे उसके सामने आए, माइलो इस बार भागा नहीं। उसने मधुमक्खी का छत्ता उनके ऊपर फेंक दिया, जिसने उन्हें बहुत काटा और सभी लोग वहाँ से भागकर अलग थलग हो गए। वहीं दूसरी ओर लीना रस्सी ऊपर फेंकने की कोशिश कर रही थी। एक बार तो रस्सी ऊपर फंस भी गई, पर जब उसने चढ़ाई शुरू की तो रस्सी फिर से नीचे फिसल गई, जिससे वो अपने पेट के बल जमीन पर जा गिरी। माइलो ने एक जहरीला मेंढक ढूंढ निकाला और उसके जहर को कुछ नुकीले कांटों में लगाकर सही मौके की तलाश करने लगा। अपने जंगल की पूरी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए माइलो ने ऐसे सुराग छोड़े जिससे वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। मौका मिलते ही माइलो ने उनमें से एक को उन जहरीले कांटों से मार डाला। वो उसका हथियार उठाने ही वाला था कि तभी रेज ने उसे देख लिया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, पर माइलो बिना डरे उस हथियार को उठाने भागा। रेज उस पर वार करता है, पर माइलो सही समय पर नीचे झुक गया और हथियार उठाकर उसने रेज के सर पर दे मारा। सर फटने की वजह से उसका बहुत खून बह रहा था, पर माइलो ने फिर भी उसका काम तमाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और सारा पानी उस कुएं में जा रहा था जिसके अंदर लीना फंसी हुई थी। वो डूब जाती है अगर उसे सही समय पर बाहर नहीं निकाला जाता। माइलो तुरंत उस कुएं की ओर भागा और देखा कि उनकी जान खतरे में थी, पर इससे पहले वो उन्हें बाहर निकालने के बारे में कुछ सोच पाता, रोनन ने उसे ढूंढ निकाला। माइलो एक बार फिर से भागा, लेकिन इस बार भागते भागते वो उस जगह पहुंच गया जहां वो शिकार किया करते थे। वो चाहता तो आगे भी भाग सकता था, पर वो वहीं रुक गया। यहाँ तक कि उसने एक तीर भी अपने सीने में खा लिया, पर वो अपनी जगह से हिला नहीं। रोनन ने जब उसे अपने सामने खड़ा देखा तो वो गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसका पैर एक रस्सी से टकरा गया और एक नुकीले बांस वाला जाल उसकी बॉडी को चीरता हुआ उसके आर पार हो गया। रोनन आखिर में समझ गया था कि वो यहाँ से क्यों नहीं भाग रहा था, पर अफसोस उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। बचे हुए दो लोगों ने उसका पीछा किया और वो उसे दौड़ाते हुए समुद्र के किनारे ले आए। कुछ देर बाद तीनों अचानक रुक गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उनके इतिहास को पूरी तरह बदलने वाला था। हम वहाँ बड़े बड़े स्पेनिश शिप को देखते हैं जिन्होंने इस आइलैंड को ढूंढ लिया था। साल था 1511। ये पहली बार था कि उन्होंने मेसो अमेरिका की खोज की। ना माइलो ने ना उन दोनों ने इससे पहले इन लोगों को देखा था। वो दोनों तो उन्हें देवता समझकर उनके पास जाने लगे, पर माइलो अपने परिवार को बचाने के लिए वापस जंगल की ओर भागा। हम देखते हैं कि लीना उस कुएं में अपने बच्चे को जन्म देती है। माइलो ने जब उसे देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार अपने परिवार के साथ था। उसने उन्हें बाहर निकाला और उनकी जान बचा ली। लीना ने जब वो जहाज देखे तो पूछा कि वो कौन है, क्या हमें उनके पास जाना चाहिए। इंसानों के इतने भयानक रूप को देखकर माइलो को अब किसी पर भरोसा नहीं था। वो सबसे दूर एक नई शुरुआत करना चाहता था, इसलिए वो वापस जंगल में लौट गए और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ये मूवी कई देशों में बैन की गई थी। उसका कारण यही था कि इसमें दिखाई गई कई चीजें असली थी जिनका लोगों ने विरोध किया। मूवी में अमेरिका की माया सभ्यता को इंसानों की बलि देते हुए दिखाया गया है। हाँ, वो लोगों की बलि देते थे, लेकिन जिस तरह इसे दिखाया गया है वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिल्म के डायरेक्टर मेल गिब्सन ने माया के लोगों को अनसिविलाइज और आदिवासियों की तरह दिखाया, जबकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि वो ऐसे नहीं थे। 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी ये सभ्यता बहुत एडवांस थी। मूवी के आखिर में जो शिप हमने देखे वो स्पेनिश लोगों के थे। उस आइलैंड को ढूंढने के बाद उन्होंने उनकी पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। वो लोग अपने साथ स्मॉल पॉक्स, मीजल और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां साथ लाए थे, जिनसे ये लोग इम्यून नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ की 90% आबादी खत्म हो गई। स्पेनिश लोगों ने उन पर जबरदस्ती अपना धर्म थोपा और उनके खुद के धर्म और उनकी सारी धार्मिक किताबों को जला डाला। 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी माया सभ्यता का बाहर से आए इन लोगों ने अगले 170 सालों में पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया। आज के दिन सिर्फ 4 ऐसे लेख हैं जिनमें इस सभ्यता का जिक्र है और कुछ पुराने मंदिर बचे हुए हैं जो आज की मॉडर्न मैक्सिको में आज भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये सभ्यता नहीं ढूंढी होती तो आज ये लोग कैसे होते? माना इनमें आपस में कोई एकता नहीं थी, उनमें काफी अंधविश्वास था, वो कमजोर थे, पर स्पेनिश लोगों ने जो उनके साथ किया वो उससे कहीं ज्यादा क्रूर था जो आपने इस फिल्म में देखा।